मेरा नाम सारा है। मेरी उम्र 20 साल है। कद 5 फुट 2 इंच और मैं खुद को हमेशा खूबसूरत महसूस करती हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह ताज़ा है। आंखों में एक खास सी मुस्ती है। गाल भरे भरे और होंठ रसीले जैसे रस घोल दिया हो। ये सब कुछ हमेशा मेरे अर्द गर्द लोगों की तौजा का मरकज़ रहा। लेकिन इस वक्त की बात कुछ और थी। जब मैं 16 साल की थी और मीट्रिक के इम्तिहान सर पर थे। इस उम्र में हर चीज़ एक अलग ही शिद्दत से महसूस होती है। मैं पढ़ाई में औसत थी, न बहुत कमज़ोर और न ही कोई गैर मामूली ज़हीन। इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा बिलाल, जो मीट्रिक कर चुका था, हमारे घर के करीब ही रहता था। मैंने उम्मी से कहा, अम्मी, बिलाल से कह दें कि वो मुझे पढ़ा दिया करे। इस तरह मुझे दौर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और वक्त भी बचेगा। अम्मी ने फ़ौरन इस बात को संजीदगी से लिया और इसी दिन बिलाल से बात कराएं। शाम को उन्होंने मुझे बताया, बिलाल हर शाम 7 से 9 बजे तुम्हें पढ़ाने आएगा। आज दिन मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और किताबें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। घड़ी ने 7 बजाए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बिलाल अंदर आया। उसकी उम्र 21 साल के लगभग थी। 6 फुट के करीब, कद, मजबूत जिस्म, कलीन शियू और गोरा रंग। इसकी शख्सियत में एक अजीब सा एतमाद और कशिश थी। सलाम दुआ के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी। बिलाल ने किताब उठाकर उसके औराक पलटे और फिर पूछा, किस सब्जेक्ट में खुद को ज़्यादा कमज़ोर समझती हो? मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा, मैथ और इंग्लिश में। मैं थोड़ा समट कर बैठी थी, बात करते हुए झुझक रही थी। बिलाल ने किताब मेज़ पर रखते हुए मेरी तरफ देखा और नर्म लहजे में कहा, अगर इसी तरह घबराओगी तो जो कुछ पढ़ाऊंगा वो याद नहीं रहेगा। डरने या झुझकने की ज़रूरत नहीं। हम दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे। जो सीखोगी वो याद भी रहेगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, जी बेहतर। आज दिन पढ़ाई तो ख़ास ना हुई, लेकिन बिलाल ने अपनी बातों और हंसी मजाक से मेरी झुझक दूर कर दी। मैं भी अब काफ़ी परातमाद महसूस कर रही थी और उसके चुटकुलों का जवाब भरपूर अंदाज में दे रही थी। मेरा चंचलपन जाग उठा था। बिलाल ने थोड़ी सी नियत की मश्क करवाई और कहा कि कल से इंग्लिश शुरू करेंगे। जब वो जाने लगा तो अम्मी ने उसे चाय के लिए रोक लिया। चाय और मुख्तसर सी गपशप के बाद उसने कहा, कल शाम 7 बजे आऊँगा, तैयार रहना। अगले 2 हफ्ते इसी तरह गुजरे। बिलाल वक्त का बहुत पाबंद था। हमेशा वक्त पर आता और वक्त पर ही चला जाता। इसकी शख्सियत में एक जाज़िबियत थी। इसका पढ़ाने का अंदाज लाजवाब था। आहिस्ता आहिस्ता में उसकी गर्विदा होती गई और उससे मेरी दोस्ती भी बढ़ती गई। उसके साथ गुजरने वाले लम्हात मेरे लिए ख़ास और यादगार बन गए थे। आज दिन बिलाल मुझे मीत की मश्क करवा रहे थे कि अम्मी चाय ले आएं। उन्होंने चाय मेज़ पर रखते हुए कहा, चाय पहले पी लेना, और वापस किचन में चली गईं। मुश्क ख़त्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर बिलाल को देना चाही, लेकिन जाने क्यों मेरा हाथ कांप गया और पूरी चाय बिलाल के ऊपर गिर गई। उनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो अवसान खुता हो गए। मैं घबरा कर दौड़ती हुई तौलिया उठा लाई और बार बार सूरी कहती हुई उनकी शर्ट को तौलिए से खशक करने की कोशिश करने लगी। आप जले तो नहीं? मैंने तौलिया रगड़ते हुए घबराई हुई आवाज़ में पूछा। बिलाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम ज़रूर जला डालोगी तौलिया रगड़ कर। मैं उनके उस जुमले को समझ ना सकी और उसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट को खशक करने में लगी रही। शायद मैं कुछ देर और ये सब करती रहती, लेकिन बिलाल ने आहिस्तगी से मेरे दोनों कुंधों को थामकर मुझे खड़ा किया और कहा, बस करो पगली, सब कुछ ठीक है, तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो। उनकी शफकत और नरमी देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब बिलाल ने मुझे रोते देखा तो उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, अरे पगली, रोती क्यों हो?
तुमने जानबूझकर थोड़ी चाय गराई है, ये तो हादसाती तौर पर हुआ। उनके उस अंदाज पर मुझे हौसला मिला। मैंने आंसू पूंछते हुए कहा, जानती हूं कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का नतीजा होते हैं, और इस हादसे की गलती मेरी ही थी। बिलाल ने माहौल को हल्का फल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, पगली, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं कि तुम ऐसे हादसात रोज़ किया करो। उनकी मानी खीज हंसी मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन उन्हें हंसते देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। बिलाल ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे कहा, जाओ अपनी जगह पे बैठो। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलने की कोशिश की, मगर बिलाल ने कहा, आज का काम खत्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूं क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। बिलाल अपनी किस हालत की बात कर रहे थे, ये मैं उस वक्त समझ ना सकी। आज दिन जब मैं रात को बस्तर पर लेटी तो ये वाक़या बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। इस वक्त तो सब कुछ मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था, लेकिन अब इन लम्हों को याद करना थोड़ा डर भी लग रहा था। मुझे पता ही न चला कि कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। इस रात मैंने ख्वाब में बार बार बिलाल को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में बेंच पर, कभी पहाड़ों और सहराओं में घूम रहे होते, और कभी समंदर की लहरों से खेल रहे होते। इस रात मैंने और बिलाल ने मिलकर ख्वाबों में पूरी दुनिया की सैर की। सुबह जब आंख खुली तो ख्वाब के सारे मनाजिर मेरे जहन में नक्श थे। मैं बस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं इन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाहती थी। मुझे इल्म ही नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत पर लुत्फ था। दूसरी शाम जब बिलाल हमारे घर पहुंचे, मैं अभी नहाकर निकली थी। मेरे बाल अभी गीले थे और उन से पानी गिरता हुआ महसूस हो रहा था। बिलाल तब तक अंदर आ गया था। मैं तो बिलाल को अपने ख्वाबों में पहले ही बसा चुकी थी, लेकिन उस शाम मुझे लगा जैसे बिलाल के दिल में भी अब कुछ खास चल रहा है। दौरानी पढ़ाई मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या होती है, मगर इतना ज़रूर था कि बिलाल की मौजूदगी मुझे मदहोश कर रही थी। ये एहसासात मेरे लिए बिल्कुल नए थे। एक अनोखा सा सरूर था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब बिलाल मुझे मीत के एक सवाल की मशक करवा रहे थे तो हम उठे बैठे हुए थे। ये सब कुछ इत्तिफाकन हुआ, मेरा कोई इरादा न था। 9 बजे जब बिलाल जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेटने लगी। बिलाल बोले, पगली, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा, लेकिन इस लम्हे तक वो मुझसे दूर जा चुके थे। उनके ये अल्फाज सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। शायद वाकई ख्वातीन के बारे में सच ही कहा जाता है कि वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती हैं। मैं भी सारी रात इसी ख्याल में रही और ख़ुद को बहुत ख़ास महसूस करती रही। अगले दिन भी बिलाल वक्त पर आ गए। अभी हमारी पढ़ाई शुरू ही हुई थी कि अचानक बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जला लाऊं, मगर बिलाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, बैठ जाओ, हमने कौन सा मोतियों की माला परोनी है, ऐसे ही बैठकर पढ़ो, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी। मैं भी वहीं बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। बिलाल ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़े रखा। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। एक तरफ उनकी मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, दूसरी तरफ एक अनजान सी झिझक और खौफ था जो मुझे रोक रहा था। कमरे में अंधेरा था। हम एक दूसरे के चेहरों के तासरात नहीं देख सकते थे। हकीकत यह है कि बिलाल ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद मैं फौरन अपना हाथ छुड़ा लेती। बिलाल के लिए मगर मैं पहले ही सब कुछ हार चुकी थी। फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज बेचैनी में मैंने बिलाल का हाथ छोड़ा और टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। जैसे ही मैं उठकर चलने लगी, अचानक मेरे कदम डगमगा गए। इस लम्हे बिलाल ने फौरन हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया और मैं गिरने से बच गई।
मैं बहुत नर्वस हो गई थी, इसलिए जल्दी से टॉयलेट की तरफ भाग गई। वहां जाकर मैंने ठंडे पानी से मनहा पर छींटे मारे ताकि दिल की धड़कन कुछ नॉर्मल हो सके। अभी मैं टॉयलेट में ही थी कि बजली वापस आ गई। जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो बिलाल वहां नहीं थे। मुझे एक पल के लिए परेशानी हुई कि वो बगैर बताए कैसे चले गए। इसी वक्त अम्मी ड्राइंग रूम में आए और बताया, बिलाल कह रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है और बजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने खामोशी से किताबें समेटी और अपने कमरे में आ गई। मेरी सोचों का महवर बस बिलाल ही थे, उन्हीं ख्यालात। मैं खोई रही और सुबह तक बिलाल की याद में मसहूर रही। शाम होने से पहले ही मैं बेचैनी से वक्त के गुजरने का इंतजार करने लगी। दिल में एक अनजानी सी तड़प थी। बस ये जानना चाहती थी कि आज बिलाल कैसा बर्ताव करेंगे। लेकिन वक्त मुकर्रर पर भी वो नहीं आए। मैं हर लम्हा दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन मेरा इंतजार ही रहा। जब 8 बज गए और बिलाल न आए तो मैंने उम्मी से कहा, खैर हो, बिलाल आज क्यों नहीं आया? अम्मी ने बेफिक्री से जवाब दिया, कोई और काम पड़ गया होगा, इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने हल्की सी फिक्रमंदी से कहा, अम्मी कल जब वो गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या पता अभी तक ठीक ना हुई हो। आप खाला को फ़ोन करके उनका हाल तो पूछें। आमी को भी जैसे कुछ याद आया, फ़ौरन खाला को फ़ोन मिलाया। खाला ने बताया कि बिलाल तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी बेकरारी दौड़ गई। दिल चाहा कि अभी जाकर उसका बुखार अपनी जान पर ले लूं, लेकिन मैं बेबस थी। सुबह में उम्मी के साथ खाला के घर गई। वहां जाकर देखा तो वाकई बिलाल बुखार में तपते हुए बस्तर पर लेटे थे। रस्मी बातचीत के बाद मैं वहीं बैठ गई। खाला और अम्मी अपनी बातों में मगन हो गईं। बिलाल ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर आंखें मूंद लें। इन सब की मौजूदगी में हम कुछ बात भी नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी छा गई। बातों बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी है और उन्हें वहां जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जा नहीं सकते। अम्मी ने पूछा, क्यों नहीं जा सकते? खाला ने जवाब दिया, जिसके साथ जाना था वो तो बस्तर पर पड़ा है और खालू भी आफत से छुट्टी नहीं ले सके। अम्मी, जो कि खाला की सहेली को जानती थीं, बोलें, तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती हैं, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। ये सुनकर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर उम्मी और खाला शादी पर चली जाएं तो मुझे बिलाल से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। मैंने भी उम्मी की तायद में कहा, खाला, अगर आपकी सहेली उसी शहर में रहती है तो ज़रूर जाएं, बिलाल की फ़िक्र न करें। मुझे फ़िक्र नहीं कर लिया, हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी। आंके जाने के बाद मैं और बिलाल घर में अकेले रह गए। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। बिलाल आंखें मूंदे लेटे रहे। शायद वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं हैरान थी कि बात कहाँ से शुरू करूं। तन्हाई और खामोशी ने माहौल को अजीब सा बना दिया था। अचानक बिलाल ने मेरी तरफ करोट ली और आंखें खोल दें।